हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आशा है और उम्मीद है मुझे कि आप सब अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को कर रहे होंगे। बेटा, आज से हम मिलकर के एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें मैं यानी कि दीपक सर आप लोगों के साथ मिलकर के आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा। बच्चों, आप में से अधिकांशतः बच्चों ने मैथ्स के काफ़ी चैप्टर को पहले पढ़ लिया होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक मैथ्स की किताब खोल के भी नहीं देखी है। देखो बेटा, मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूं, देन उसके बाद हम इस सफर की शुरुआत करेंगे। सो बच्चों, मेरा नाम है दीपक खंडेलवाल एंड मुझे 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है लाखों बच्चों को पढ़ाने का। आप में से अधिकांशतः बच्चे मुझे जानते भी होंगे, बिकॉज जो बच्चे पेड कोर्स में हैं वो ऑलरेडी मेरी क्लासेज को ही देख रहे होंगे एंड इसके अलावा कुछ बच्चे मेरे खुद के यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ से भी जुड़े होंगे। बेटा, मैंने अपनी पढ़ाई बीटेक करी है एनआईटी इलाहाबाद से, जिसका आप लोगों का भी सपना होगा। ठीक है, तो ये तो बताया मैंने आपको अपने बारे में। अच्छा, अब देखो हम इस सफर की शुरुआत कैसे करेंगे और अंजाम तक कैसे पहुंचेंगे। सो बेटा, आप में से अधिकांशतः बच्चों ने अभी तक कुछ चैप्टर पढ़ लिए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। जी हाँ, मुझे मालूम है, क्योंकि आए दिन मैं बच्चों के मैसेज देखता हूँ। बच्चे कहते हैं मुझसे, सर मेरा बैकलॉग लग गया, सर मैंने तो अभी पढ़ाई करना स्टार्ट ही नहीं किया, सर मेरा फ्रेंड तो 7वें चैप्टर में पहुंच गया और अभी तो मुझे पहला दूसरा चैप्टर ही नहीं आता। ये प्रॉब्लम्स आए दिन काफी सारे बच्चों की मेरे सामने आ रही हैं एंड इसी कारण से बेटा हमने इस नए सफर की शुरुआत करी है इस नए समय पर। देखो, सुबह का टाइम मैंने इसलिए चुना क्योंकि सुबह के टाइम में बच्चे की जो मानसिक क्षमता होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। भाई सुबह जगता है, वो बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है उसका। उस टाइम पर बच्चे जो भी पढ़ते हैं ना, वो उनको लंबे समय तक याद भी रहता है। इसी वजह से मैंने सुबह का ये टाइम स्पेशली चुना है आपके लिए। ठीक है, सुबह सुबह मैथ्स पढ़िए, आपका पूरा दिन बेटा अच्छा जाएगा और मैथ्स भी दीपक सर के साथ। ठीक है, चलिए अब देखो, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की मैथ्स का तीसरा चैप्टर आव्यू। पहले और दूसरे चैप्टर को मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि ये चैप्टर तो सब बच्चों ने पढ़ ही लिए होंगे। तीसरे चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे डेट इज आव्यू, और एक आसान सा बेटा ये चैप्टर है। आपको देखो, यदि इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत है ना, तो अब जब मेरी क्लास आप लगाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो आखिरी तक बने रहिएगा इस सफर में मेरे साथ में, और विक्रम सर के साथ आपको बेटा मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी हमारी है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। देखिए बेटा, जैसा कि आप लोग आज का थंबनेल देखकर आए होंगे, तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 आव्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आव्यू होता क्या है, कैसे हम आव्यू का निर्माण करते हैं, और इसके अलावा आव्यू के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इन सब के बारे में हम आज की इस क्लास में बात करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 के भी प्रश्नों का हल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। ओके, अच्छा बेटा, यदि हम इस चैप्टर की बात करें आव्यू की, तो आज से 15-20 साल पहले इस चैप्टर को कोई पूछता भी नहीं था। जी हाँ बेटा, यह हकीकत की बात है कि 20 साल पहले इस चैप्टर का कोई नामो निशान ही नहीं था। 20 ईयर्स अगो इसको कोई पूछता ही नहीं था, ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आते थे। कुछ बोर्ड में तो ये चैप्टर ही नहीं था, परंतु आजकल इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है। और ये तब हुआ है जब आप हमारे इस आसपास के वातावरण में कंप्यूटर साइंस की वैल्यू बढ़ गई है। देखो, आजकल आप लोग देखते हो हर जगह कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। उन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में इस आव्यू यानी मैट्रिसेज का काफी ज्यादा यूज होता है। देखो, आप लोग जब 12वीं के बाद में इंजीनियरिंग करोगे,
वहां पर यदि आपकी ब्रांच सीएस होगी या कोई अदर भी ब्रांच होगी तो वहां पर आप जानोगे कि इस चैप्टर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वहां पर बेटा आव्यू का ही उपयोग होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात करें हम 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से करंटली टाइम में। सो बेटा इस चैप्टर से, अकेले चैप्टर से 7 से 9 अंक के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट इसका मार्क पैटर्न होता है, ठीक है। अच्छा देखो, इस चैप्टर से 1 अंक का क्वेश्चन भी बनता है, 2 अंक का क्वेश्चन भी बनता है और बेटा जी 5 अंक का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये अन्य चैप्टर्स की तुलना में सबसे आसान चैप्टर है, यानी कि आप आराम से इस चैप्टर में मार्क्स लेकर के आ सकते हो, बशर्ते आपको अच्छे से क्लासेज को देखना है। और ये मेरी गारंटी है बेटा कि यदि आपने केवल मेरी क्लासेज को देखा ना तो भी आपको ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को, ओके। अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप सबके लिए एक धमाकेदार ऑफर भी लेकर के आया हूं। देखो, आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में ही बच्चों मैं आपके लिए ऑफर लेकर के आया हूं। और देखना, इस पूरे सफर में मैं आपके लिए ढेर सारे ऑफर लेकर के आता रहूंगा, ठीक है। सो आज का ऑफर हमारा ये है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मानसून का सीजन अब चल रहा है और मानसून के सीजन में सबसे खास बात होती है कि उस टाइम पर मिलते हमें पकोड़े, और पकोड़ों के साथ साथ मानसून सेल भी मिलती है ना। बाहर देखा होगा ना, मार्केट में जाते हैं, दुकानदारों के बाहर लिखा होता है मानसून सेल ऑफर, 1 कपड़े पर 2 कपड़े फ्री लिखा होता है ना। ऐसे सेम ऐसे बेटा डाउटनट ने भी आप सब बच्चों के सुनहरे भविष्य को देखते हुए स्टार्ट की है मानसून सेल, ठीक है। मेगा मानसून सेल स्टार्ट किए बेटा, और ये सेल चल रही है 7 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच, जिसमें आपको डाउटनट के क्लास 11th एंड क्लास 12th के सभी कोर्सेज पर 50% का ऑफ मिलेगा। 50% ऑफ है, मतलब यदि किसी कोर्स की प्राइस 10,000 है ना तो वो आपको 5,000 में मिलेगा, ठीक है। सो जल्दी से जल्दी आप सब इस मानसून सेल का फायदा उठाइए। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे किसी वीआईपी कोर्स को नहीं ले रखा है, फटाक से बेटा ले लीजिए, कहीं हाथ से ये मौका आपसे निकल ना जाए, ओके। अच्छा, इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है मानसून 50, MONSOON 50। इस कूपन कोड का बच्चों आपको उपयोग कर रहा है। और यदि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो बेटा यहाँ पर नंबर दिया जा रहा है 0124-715-8250, आप इस पर कॉल कर सकते हो, ओके। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हमारे इस नए सफर को। सो बेटा सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं आव्यू यानी मैट्रिसेज के साथ। अच्छा, अब आव्यू होता क्या है? सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको यह समझाता हूं कि आव्यू की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। सो मान लीजिए कि आपकी क्लास की कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राधा, और राधा के पास है 15 पुस्तकें। अब यदि मुझे इसे एक अरेंजमेंट के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा बेटा? इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, रेक्टेंगुलर बॉक्स, आयताकार डिब्बों में मैंने इसको संख्या को बंद कर दिया। तो ये बेटा एक अरेंजमेंट हो गया, किसका? आयताकार, आयताकार विन्यास हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो राधा के पास में 15 पुस्तकों के साथ साथ 10 पेन भी हैं। अब मुझे इसे भी एक निश्चित विन्यास के रूप में लिखना है, तो कैसे लिख सकता हूं? देखो ध्यान से देखो, इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, भाई यहां पर मैंने 15 लिखा, यहां पर मैंने 10 लिखा, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पर मैंने 15 लिखा, यहां पर 10 लिख दिया, ठीक है। देखो बच्चों, ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है पुस्तकों की संख्या को, और ये हमें बता रहा है पेनों की संख्या को। सेम ऐसे ही यहां पर ये हमें बता रहा है पुस्तकों की संख्या को,
और ये मैं बता रहा है पेनों की संख्या को। ठीक है, अब मान लो आपकी क्लास के एक नहीं 2 विद्यार्थी मैंने ले लिए, राधा के साथ मैंने श्याम भी ले लिया। ठीक है, राधा के साथ मैंने श्याम भी ले लिया। अब मान लो राधा के पास में 15 पुस्तकें हैं, 10 पेन हैं। जबकि श्याम के पास 5 पुस्तकें हैं, 7 पेन हैं। अब मुझे इसे एक अरेंजमेंट के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा इसको? बेटा मैं ऐसे लिखूंगा 15 10 5 7। या तो ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 15 10 5 7। ठीक है, बेसिकली देखो मैंने क्या दर्शाया भाई, ये तो है राधा के पास जो वस्तु हैं उनकी संख्या, ये है पुस्तकों की संख्या, ये है पेनों की संख्या। ठीक है, ये है श्याम के पास जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या। ठीक है, तो ये बेटा मैंने एक अरेंजमेंट दर्शा दिया। सेम ऐसे यहां पर देखें तो ये है राधा के पास वस्तुएं, ये है श्याम के पास वस्तुएं, ये हैं भाई इनके पास पुस्तकें कितनी कितनी है, राधा के पास 15, श्याम के पास 5, और ये है पेनों की संख्या। ठीक है, सो इस तरीके से देखो बेटा यहां पर आपको कुछ अरेंजमेंट्स नजर आ रहे होंगे। इन अरेंजमेंट को ही बेटा हम लोग बोलते हैं आव्यूह। ठीक है, यही बेटा आव्यूह होता है। अब मान लो मैंने 2 की जगह 3 व्यक्ति ले लिए, राधा भी ले लिया, श्याम भी ले ली, राधा ले ली, श्याम ले लिया और मोहन ले लिया। मान लो 3 व्यक्ति हमारे पास में, राधा के पास पुस्तकें और पेनों की संख्या, राधा के पास 15 पुस्तकें हैं, 10 पेन हैं, श्याम के पास 5 पुस्तकें, 7 पेन हैं, मोहन के पास 8 पुस्तकें हैं और 5 पेन हैं। ठीक है, अब मुझे इसे एक आयताकार विन्यास के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा बेटा? इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, 15 10 5 7 8 5 ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 15 5 8 10 7 5। इस तरीके से बेटा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये जो आपको अरेंजमेंट नजर आ रहे हैं ना, ये जो क्रम विन्यास आपको नजर आ रहे हैं, आयताकार क्रम विन्यास, यही बेटा हमारे आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, सो आव्यूह क्या होता है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक है, आव्यूह की डेफिनेशन क्या है? आव्यूह की डेफिनेशन है कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इन संख्याओं या फलनों को हम आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। ओके बच्चों, ये हो गई आव्यूह की परिभाषा। ठीक है, चलो अब देखो हम आव्यूह को दर्शाते कैसे हैं। तो बेटा आव्यूह को हम 2 तरीके से दर्शाते हैं। एक तरीका तो बेटा ये है जो कि आप लोगों ने किताबों में देखा होगा, एक्चुअलिटी में ये मॉडर्न टाइप है, ये आजकल न्यू टाइप है बेटा, ये न्यू अरेंजमेंट है आव्यूह का। आव्यूह को दर्शाने का एक नया तरीका है। बच्चों यदि आप फॉरेन ऑथर की किताब देखोगे ना तो आव्यूह को एक और तरीके से भी दर्शाया गया, वो है इस तरीके से। ठीक है, सो ये दोनों ही आव्यूह को दर्शाने के तरीके हैं, दोनों ही आव्यूह के बेटा चिन्ह हैं। ये बड़ा कोष्टक भी, आयताकार डिब्बा भी, और ये कोष्टक भी। ठीक है, इन दोनों से हम आव्यूह को दर्शाते हैं। अच्छा, आप में से अधिकांशतः बच्चों ने सारणिक चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो सारणिक को बेटा हम खड़े डंडों से दर्शाते हैं। सारणिक को बच्चों हम इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, आव्यूह को हम ऐसे दर्शाते हैं, सारणिक को बेटा हम इस तरीके से दर्शाते हैं। अब देखो इसके अंदर जो कुछ भी हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी हम इसके अंदर लिखते हैं उनको हम आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर में लिखा 1 2। अब देखो बेटा इसके अंदर जो संख्याएं होंगी वो कुछ भी हो सकती हैं। कुछ भी का मतलब वो वास्तविक भी हो सकती हैं,
काल्पनिक भी हो सकती हैं, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, जैसे 1 2 आयोटा -5 गाय राधा शेर 100, कुछ भी हो सकता है भाई इसके अंदर, या ABCD लिख दो, ABCD J 5 7 -5, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है एक आव्यूह। ओके, ये बच्चों एक आव्यूह है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आप लोगों का कुछ ना कुछ नाम है, जैसे किसी का नाम सीता है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम कृष्ण है, किसी का नाम राहुल है, सेम ऐसे ही बेटा इन आव्यूह के भी कुछ नाम है। ठीक है, इन आव्यूह को बच्चों हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है, या आप ये कह लो कि हम आव्यूह को कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से नाम इनका दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कोई आव्यूह ए हो जाएगा 1 2 4 5, कोई आव्यूह बी हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब क्या है, आव्यूह हैं। कोई आव्यूह सी हो जाएगा AB 5 7 C 8 9 F, ये सब क्या है बेटा, आव्यूह ही हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो इन आव्यूह में आप एक चीज देख रहे होगे कि यहां पर कुछ क्षैतिज रेखाएं भी हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी हैं, है ना। कुछ भाई क्षैतिज रेखाएं हैं, ये रही, कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अब ये जो क्षैतिज रेखाएं होती है इनको बोलते हैं बेटा हम पंक्ति, इनको बच्चों हम पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इन्हें हम बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्तंभ। अंग्रेजी में इसको हम रो बोलते हैं, इसको बेटा हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति और है, यहां पर एक स्तंभ ये है, एक स्तंभ ये भी है। ठीक है, तो यहां पर कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्ति। कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं। अब बेटा इनका भी हम नामकरण कर सकते हैं। कैसे नामकरण करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह ए है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास कोई आव्यूह ए है। ओके बेटा, अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ये पहली पंक्ति है, सो इसको दर्शाते हैं बेटा हम R1 से, इसका नाम हम R1 रखते हैं। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति है, इसको हम R2 से दर्शाते हैं। सेम ऐसे ही तीसरी पंक्ति होगी, उसको हम R3 से दर्शाएंगे, चौथी पंक्ति होगी R4 से दर्शाएंगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ये पहला स्तंभ है, इसको बेटा हम C1 से दर्शाते हैं। ये दूसरा स्तंभ है, इसको हम C2 से दर्शाते हैं। ये तीसरा स्तंभ है, इसको हम C3 से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है। यदि चौथा स्तंभ होता उसको हम C4 से दर्शाते, 8वां होता उसको हम C8 से दर्शाते, एंड सो ऑन। ओके, सो ऐसे बेटा हम पंक्ति और स्तंभों को दर्शाते हैं। क्लियर, अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं यहां पर आव्यूह की कोटि के बारे में। देखो बेटा एक छोटा सा टॉपिक है यहां पर, आव्यूह की कोटि। अब आव्यूह की कोटि क्या होती है, ठीक है, सो मान लीजिए कोई आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या m है, पंक्तियों की संख्या m है, एंड स्तंभों की संख्या बेटा जी n है।
सो अवयव की कोटि बराबर हो जाएगी m गुणा n। ठीक है, ये होती है बेटा अवयव की कोटि। जैसे हम यहां पर बात करें तो 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ में, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुणा 3। सेम इसी प्रकार पर इस अवयव की बात करें, 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ में, इसकी कोटि 2 गुणा 2 होगी। यहां पर देखो 2 पंक्तियां हैं 4 स्तंभ में, इसकी कोटि 2 गुणा 4 होगी। यहां पर भी 2 पंक्तियां 4 स्तंभ में, इसकी कोटि भी 2 गुणा 4 होगी। और देखो कौन कौन से हमने एग्जाम्पल देखे थे, यहां पर भी 2 पंक्ति 4 स्तंभ में, इसकी कोटि भी 2 गुणा 4 होगी, इसकी कोटि भी 2 गुणा 4 होगी। इसके अलावा यहां पर भी देखो हमने कुछ अवयव देखे थे, यहां पर 2 पंक्ति 3 स्तंभ में, इसकी कोटि 2 गुणा 3 होगी। यहां पर 3 पंक्तियां 2 स्तंभ में, इसकी कोटि 3 गुणा 2 हो जाएगी। यहां पर भी हमने कुछ अवयव देखे थे, यहां पर एक ही पंक्ति 1 स्तंभ में, इसकी कोटि 1 गुणा 1 होगी। यहां पर देखो 2 पंक्ति 1 स्तंभ में, इसकी कोटि 2 गुणा 1 हो जाएगी। यहाँ 1 पंक्ति 2 स्तंभ में, इसकी कोटि 1 गुणा 2 हो जाएगी। यहाँ पर 2 पंक्ति 2 स्तंभ में, इसकी कोटि 2 गुणा 2 हो जाएगी। यहाँ पर भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ में, इसकी कोटि 2 गुणा 2 हो जाएगी। ठीक है, सो ये होती है बेटा अवयव की कोटि। क्लियर? अच्छा, और किसी अवयव में अवयवों की संख्या क्या होती है? देखो अवयवों की संख्या ये बराबर होती है m n के। ठीक है, जैसे यहां पर देखो कितने अवयव में, 2 तिया 6, 1 2 3 4 5 6। यहां पर कितने, 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो ऐसे हम किसी अवयव में अवयवों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके बेटा, सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अवयव का। अब मैं आपको बताता हूं कि अवयव की हम रचना कैसे करते हैं, कैसे हम किसी अवयव का निर्माण करते हैं। ओके, अच्छा, अब जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई ए अवयव है जिसकी कोटि 2 गुणा 3 है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 2 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं, कुछ इस तरीके से है भाई, 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब यही हो गया। अच्छा, अब यहां पर बच्चों जो पहला अवयव होगा ए, ये कौन सी पंक्ति का अवयव है? देखो भाई ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। ये बच्चों पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, और ये है तीसरा स्तंभ। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए ये जो अवयव होगा ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव होगा। सो इसको हम लिखेंगे बेटा A11। ठीक है, इसको हम बच्चों A11 लिखेंगे। ओके बेटा, यहां पर जो अवयव होगा वो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव होगा, सो उसको हम A12 लिखेंगे। यहां पर जो अवयव होगा वो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव होगा, उसको हम A13 लिखेंगे। यहां पर जो अवयव होगा वो दूसरी पंक्ति, अब देखो दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई, सो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव होगा, तो उसे हम A21 लिखेंगे। यहां पर जो अवयव होगा वो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव होगा, उसको A22 लिखेंगे। यहां पर जो अवयव होगा वो दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव होगा, उसको हम A23 लिखेंगे। ठीक है, सो ये होती है बेटा किसी अवयव की रचना। ऐसे हमने किसी अवयव का निर्माण कर दिया 2 गुणा 3 कोटि का। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारे पास एक अन्य अवयव है बी अवयव, जिसकी कोटि है 3 गुणा 4। अब इसकी रचना करिए। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये देखो कि यहां पर कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? 4, तो एक स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, और ये हो गया चौथा स्तंभ। ठीक है, सो 3 पंक्ति हो गई, 4 स्तंभ हो गए। ओके, अच्छा अब यहां पर देखिए ये बेटा पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, एंड ये चौथा स्तंभ है। ठीक है, अब देखो अवयव क्या होंगे, तो यहां पर देखिए बेटा ये जो अवयव होगा ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव होगा, सो ये B11 हो जाएगा। यहां पर जो अवयव होगा ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव होगा, ये B12 हो जाएगा। यहां जो अवयव होगा ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव होगा, ये B13 हो जाएगा, ये B14। इसी प्रकार ये B21, ये B22,
ये B23, ये B24, ये B25, ये B26, B27, अच्छा सॉरी B24, ये तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव होगा ना, तो B31, B32, B33, B34। ओके, तो इस तरीके से बेटा हमने आव्यूह की रचना कर दी। ठीक है, तो यदि हमारे पास कोई m गुणा n कोटि का आव्यूह हो, जैसे मान लो कोई a आव्यूह है m गुणा n कोटि का, तो उसमें अवयव किस तरीके से होंगे, तो ये होंगे बेटा इस तरीके से A11, A12, A13 डॉट 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 A1n। ठीक है, सेम ऐसे ही A21, A22, A23 डॉट 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 A2n, A31, A32, A33 डॉट 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 A3n। ठीक है, सेम ऐसे डॉट 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 यहाँ पर होगा M1, M2, M3 डॉट 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 AMN। ठीक है, सो ये बेटा हमारे पास m गुणा n कोटि के आव्यूह की रचना हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बेटा हम आव्यूह की रचना करते हैं। क्लियर? चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 में भी दे रखे हैं, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो ये एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। एक आव्यूह बेटा आपको दिया गया है, इस आव्यूह के लिए आपको इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला है आव्यूह की कोटि। बेटा आव्यूह की कोटि क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखो कितनी पंक्तियां है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 3 तो भाई पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने, 1 2 3 4, इसकी कोटि हो गई 3 गुणा 4। पहले का आंसर तो बेटा ये आ गया। दूसरे क्वेश्चन पर जाओ, अवयवों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 3 चौके 12। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ, हमें कुछ अवयव बताने हैं। पहला है A13। अब A13 अवयव क्या होगा, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति ये रही, तीसरे स्तंभ ये रहा, क्या है अवयव, 19। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में भी। A21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव क्या है, 35। अगला है A33 तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव क्या है, -5। इसके अलावा A24 पूछा गया है, दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव क्या है, 12। अगला पूछा गया है A23 दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव क्या है, 5/2। सिंपल। ठीक है, सो इस प्रकार से बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर एवरीवन? चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी। ठीक है, अब देखो बेटा इस प्रकार के प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है, 24। अब बेटा यहां पर आपको यह देखना है कि 24 किन 2 प्राकृत संख्याओं का गुणा हो सकता है। ठीक है, ये यहां पर आपको चेक करना है। तो देखो पहला बन सकता है 1 गुणा 24, दूसरा बन सकता है 2 गुणा 12, तीसरा बन सकता है 3 गुणा 8, चौथा बन सकता है 4 गुणा 6, पांचवा अब इनका उल्टा कर दो, 6 गुणा 4, छठा 8 गुणा 3, सातवां 12 गुणा 2 एंड आठवां 24 गुणा 1। तो टोटल बेटा हमारे पास 8 आव्यूह बन सकते हैं। ठीक है, सो आव्यूह की संख्या बराबर हो जाएगी 8 के, यदि आव्यूह में अवयवों की संख्या 24 है तो। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी। ठीक है, यानी अवयवों की संख्या यदि 13 है तो कोटियां कौन कौन सी बनेंगी। ठीक है, अब ये देखो कि 13 किन 2 प्राकृत संख्याओं को गुणनफल होता है, तो होता है 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, केवल 2 का बेटा ये
होता है। ठीक है, तो इससे ऐसे दो अवयव बन सकते हैं जिनमें अवयवों की संख्या 13 होगी। ओके बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो जब भी किसी अवयव में अवयवों की संख्या अभाज्य संख्या होगी ना, तो ऐसे केवल दो ही अवयव बन पाएंगे। ठीक है, ये आप याद रख लेना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अवयव में अवयव की संख्या 7 है, तो कुल कितने अवयव बन सकते हैं? दो ही बनेंगे। 5 है, दो ही बनेंगे। 3 है, दो ही बनेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए इसके बाद चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। अगला उदाहरण है कि 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर बेटा 3 गुणा 4 कोटि के एक अवयव की रचना करनी है। ओके, सो मान लीजिए हमारे पास एक अवयव ए है। अब इस अवयव की कोटि है 3 गुणा 4, मतलब इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। ये भाई हमारे पास अवयव है। ओके, यहां पर अवयव होगा A11, यहाँ A12, यहाँ A13, यहाँ A14, यहाँ A21, A22, A23, A24, यहाँ A31, A32, A33, A34। अब बेटा मुझे इनके मान ज्ञात करने, और इनके मान ज्ञात करने के लिए यहां पर ये परिभाषा दी गई है। ठीक है भाई, पहले पार्ट में हमें दिया गया है AIJ बराबर 1/2 मापांक -3I + J, ये बेटा यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर बच्चों मुझे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34 इनके मान ज्ञात करने। ठीक है, सो निकालते हैं। देखो A11 का मान क्या होगा? I की जगह भी 1 रखना है, J की जगह भी 1 रखना है। सो हो जाएगा -3 + 1 -2, -2 का मापांक 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ जाएगा। A12 क्या होगा? I की जगह 1, J की जगह 2, तो -3 + 2 -1, -1 का मापांक 1, तो ये हो गया 1/2। A13 क्या होगा? -3 + 3 0। A14 क्या होगा? I की जगह 1, J की जगह 4, 4 में 3 1, 1/2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही A21 कितना होगा? -6 + 1, -5, 5/2 हो जाएगा। A22 -6 + 2, -4, -4 का मापांक 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही A31 कितना होगा? 3 3 9 में से 8, -8 का मापांक 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4 आ गया। ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा A34 9 5/2। सो इस तरीके से बेटा हमारे पास यहां अवयव A बन जाएगा 1, 1/2, 0, 1/2, यहाँ 5/2, 2, 3/2, 1, यहाँ 4, यहाँ 7/2, यहाँ 3, यहाँ 5/2। ये बेटा हमारे पास अवयव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बच्चों हम अवयव की रचना करते हैं। ओके, पहले पार्ट को बेटा मैंने आपको करा दिया है, सेकंड पार्ट को आप खुद से करिएगा। सेम ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं आपकी किताब में उन्हें भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये तो बच्चों हमने बात की अवयव के बारे में, अवयव के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर जाएंगे, बट उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि बेटा डाउटनेट पर चल रही है मानसून की मेगा सेल, और इस सेल के अंदर डाउटनेट के 11वीं और 12वीं के ऑल कोर्सेज पर आपको मिल रहा है फ्लैट 50% का ऑफ, और ये सेल चलेगी बेटा 7 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में केवल। ठीक है, इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है MONSOON 50। ठीक है, ये कूपन कोड लगाइए, सभी कोर्सेज पर आपको 50% का ऑफ जरूर मिलेगा। और यदि आपको और कुछ जानकारी प्राप्त करनी है इस सेल के बारे में तो टोल फ्री नंबर है 012471585250, इसके ऊपर बेटा आप कॉल कर सकते हो। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि करंटली
हम लोग क्लास 12th का एक न्यू बैच स्टार्ट भी करने जा रहे हैं जिसका नाम है विजेता बैच। और यार इस बैच के बारे में तो क्या कहना, नाम से पता लग रहा होगा विजेता, मतलब यहाँ पर बेटा जो जो बच्चा पढ़ेगा ना वो सब विजयी होगा। पिछले साल भी ये बैच हमने स्टार्ट किया था और इस बैच में जिन बच्चों ने एडमिशन लिए सबके बहुत अच्छे परसेंटेज आए। आप लोग जाकर के हमारे चैनल पर वीडियोज भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा आव्यूह के प्रकार। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि आव्यूह कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो यहां पर सबसे पहला है पंक्ति आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह क्या होता है? सो नाम से पता लग रहा है पंक्ति आव्यूह, मतलब इसमें पंक्ति का कुछ रोल होने वाला है, ठीक है। ये बेटा एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है। ओके, पंक्तियों की संख्या बराबर होती है एक, इसको हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर एक आव्यूह ए लिखा जिसमें अवयव है 1 2 3। यहां पर देखो केवल एक ही पंक्ति है, ठीक है। मान लो मैंने एक दूसरा आव्यूह बी लिखा, ये है 1 E 0 4। यहां पर भी केवल एक ही पंक्ति है, तो इन्हें बेटा हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अच्छा, इसकी कोटि कितनी होगी? 1 गुणा 3। इसकी कोटि कितनी होगी? 1 गुणा 4। मतलब पंक्ति आव्यूह की कोटि, इसकी कोटि बेटा 1 गुणा n होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला टाइप है स्तंभ आव्यूह। अब जैसे बेटा पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या एक थी, ऐसे ही स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या एक होती है, उससे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर ए आव्यूह लिखा 1 2 3। यहां पर देखो केवल एक ही स्तंभ है। मैंने अन्य आव्यूह बी लिखा, यहां पर है E F। यहां पर भी देखिए केवल एक ही स्तंभ है। अच्छा, इसकी कोटि कितनी है भाई? 3 पंक्ति 1 स्तंभ 3 गुणा 1। यहां पर 2 पंक्ति 1 स्तंभ 2 गुणा 1, ठीक है। सो ये बेटा हमारे स्तंभ आव्यूह कहलाते हैं क्योंकि इनमें एक ही स्तंभ है इसलिए। और देखो इसकी कोटि क्या होगी? स्तंभ आव्यूह कोटि, यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति हैं तो m गुणा n इसकी बेटा कोटि हो जाएगी। क्लियर? चलिए अगले प्रकार पर चलते हैं। अगला प्रकार है क्षैतिज आव्यूह। अब बेटा ये प्रकार आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं दे रखा है, बट किसी अन्य किताब को आप देखोगे तो हो सकता है वहां पर आपको ये प्रकार देखने को मिल जाए, ठीक है। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? तो देखो क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं? पंक्तियां जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेटा एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें क्षैतिज रेखाओं की संख्या ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या से कम होती है। अर्थात पंक्तियों की संख्या, क्योंकि क्षैतिज रेखाओं को तो हम पंक्तियां बोलते हैं ना, पंक्तियों की संख्या यदि स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अर्थात यदि m लेस देन है n से तो उसे हम क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने आव्यूह A लिखा 1 2 3 4 5 6। यहां पर देखो 2 पंक्तियां पर 3 स्तंभ है, स्तंभ ज्यादा है पंक्तियों से, तो इसको बेटा हम क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। क्लियर? अच्छा, सेम ऐसे ही एक होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब जैसे क्षैतिज आव्यूह में क्षैतिज रेखाओं की संख्या ऊर्ध्वाधर रेखाओं से कम थी, ऐसे ही ऊर्ध्वाधर आव्यूह में ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या क्षैतिज रेखाओं से कम होगी। अर्थात यहां पर पंक्तियों की संख्या, क्षैतिज रेखाओं को पंक्तियां बोलते हैं ना, तो पंक्तियों की संख्या यहां पर स्तंभों की संख्या से अधिक हो जाएगी। ठीक है, मतलब m ग्रेटर देन हो जाएगा n के। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर एक आव्यूह A लिखा 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर 3 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं, तो ये बेटा एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह है।
ओके, अब यहां पर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर आपने बोला कि जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी तब तो क्षैतिज अवयव होगा, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी तो वो ऊर्ध्वाधर अवयव हो जाएगा। बट सर जब ये दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा? तब होगा बेटा अवयव का एक बहुत ही स्पेशल टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अवयव। बेटा ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अवयव का प्रकार है और सबसे ज्यादा यूजफुल भी है, सबसे ज्यादा इसी अवयव का उपयोग होगा, आप आगे चलकर देखोगे। ठीक है, वर्ग अवयव क्या होता है? ये एक ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। देखो बेटा आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि वर्ग अवयव क्या होता है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ग अवयव क्या होगा। पंक्तियों की संख्या बराबर होगी स्तंभों की संख्या के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m बराबर होगा n के, तो वो बेटा हमारा वर्ग अवयव कहलाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ए अवयव हमने लिखा 1 2 3 4, तो यहां पर 2 पंक्तियां 2 स्तंभ में, ये बेटा वर्ग अवयव है। मैंने लिखा अवयव बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहां पर देखो 3 पंक्तियां 3 स्तंभ में, तो ये एक वर्ग अवयव है। ठीक है, सो ये होता है बेटा वर्ग अवयव। ओके, अच्छा अब बेटा वर्ग अवयव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ग अवयव बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो 2 टाइप हैं? एक तो है त्रिभुजीय अवयव और एक है बेटा विकर्ण अवयव। अब त्रिभुजीय अवयव भी बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव एक होता है निम्न त्रिभुजीय अवयव। बच्चों त्रिभुजीय अवयव एनसीईआरटी किताब में नहीं दे रखे, बट कुछ अन्य किताबों में दे रखा है, तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। ओके, अच्छा विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव के भी बेटा टाइप होते हैं। विकर्ण अवयव से बनता है अदिश अवयव, अदिश अवयव से बनता है तत्समक अवयव, और इसका एक और टाइप होता है शून्य या रिक्त अवयव। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सब वर्ग अवयव के टाइप। अच्छा शून्य रिक्त अवयव को हम यहाँ पे हटा देते हैं, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये बच्चों वर्ग अवयव के प्रकार है। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकर्ण अवयव के बारे में। देखो विकर्ण अवयव क्या होता है। अच्छा विकर्ण अवयव बताने से पहले बच्चों मैं आपको एक टर्म बताता हूं, मुख्य विकर्ण। ये क्या होता है, ये क्या माजरा है भाई? मुख्य विकर्ण का क्या है माजरा? तो बेटा मान लो यहां पर हमारे पास कोई एक वर्ग अवयव लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि वर्ग में होते हैं विकर्ण। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पर भी बेटा एक विकर्ण है, ये वाला विकर्ण। ठीक है, इस वाले विकर्ण को बच्चों बोलते हैं मुख्य विकर्ण। ठीक है, इसको बेटा हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। मतलब एक ऐसा विकर्ण जिसमें वो अवयव उपस्थित हो जिनके लिए I बराबर J, उससे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। देख लो आप, चाहे ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो इन अवयवों के लिए I बराबर में J है। तो ये अवयव जिस विकर्ण में होंगे उससे हम बेटा
मुख्य विकर्ण कहेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखो विकर्ण आव्यूह क्या होता है। सो ये बेटा एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हों, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष सभी अवयव बेटा शून्य है, उससे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक आव्यूह लिखा A0 0 0 B 0 0 0 C। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव शून्य हैं, इधर भी सब शून्य, इधर भी सब शून्य। ठीक है, सो इसको बेटा हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। मतलब आप इसकी परिभाषा को ऐसे लिख सकते हो कि एक ऐसा आव्यूह है जिसमें अवयव होंगे aij, बट ये कब होंगे, जब i बराबर होगा j के, और जब i नॉट इक्वल टू j है तो सारे अवयव शून्य हो जाएंगे। ठीक है, सो ये बेटा विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला टाइप है अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह क्या होता है, तो ये बेटा एक ऐसा विकर्ण आव्यूह होता है, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण आव्यूह बेटा ये, ठीक है, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों। ठीक है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें एक ऐसा विकर्ण आव्यूह, और विकर्ण आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह। ठीक है, सो एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव तो समान हो बट अन्य सभी अवयव शून्य हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ए आव्यूह लिखा हुआ है A0 0 0 A 0 0 0 A। यहाँ पर आप देखिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर हैं, शेष सभी अवयव शून्य हैं। तो ये बेटा एक अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इसको हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा A बराबर में अवयव A होगा जब I बराबर J है, 0 होगा जब I नॉट इक्वल टू है J के। ठीक है, सो ये होता है बेटा अदिश आव्यूह। ओके, चलिए अगला प्रकार है तत्समक आव्यूह। अब तत्समक आव्यूह क्या होता है, सो ये बेटा एक ऐसा अदिश आव्यूह होता है, एक ऐसा अदिश आव्यूह या एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों। इकाई का मतलब है कि एक हों। ठीक है, उसे बेटा हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। ओके बच्चों, उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लो A बराबर है A0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर देखो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक के बराबर है, बाकी सारे अवयव शून्य हैं, तो इसे बेटा हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हैं तो इसका दूसरा नाम भी होता है इकाई आव्यूह। और बच्चों इसे हम I से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं, I से। इसे हम I से व्यक्त करते हैं। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट आव्यूह है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तत्समक आव्यूह। अच्छा, इसकी कोटि कितनी है, 3 गुणा 3। सेम ऐसे यदि हम 2 गुणा 2 कोटि का तत्समक आव्यूह बनाएंगे
सो I 2 गुणा 2 का हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, ओके बेटा। तो ये हो गया तत्समक अवयव। तो ये तो हमने बात की विकर्ण अवयव के प्रकारों के बारे में। अब बात करते हैं हम त्रिभुजीय अवयव के प्रकारों के बारे में। उससे पहले हम शून्य या रिक्त अवयव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो शून्य या रिक्त अवयव क्या होता है। शून्य या रिक्त अवयव, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, त्रिभुजीय अवयव के बारे में हम यहीं पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ऊपरी त्रिभुजीय और निम्न त्रिभुजीय अवयव क्या होता है, इनके बारे में आपको ये बता देता हूँ। देखो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव क्या होता है, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य होते हैं। मतलब कुछ इस तरीके का अवयव, ये ए बी सी डी ई एफ 0 0 0। देखो बेटा यहाँ पर मुख्य विकर्ण ये है, इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर ही त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको हम ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। ठीक है, अब निम्न त्रिभुजीय अवयव क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव शून्य हो। मतलब कुछ इस तरीके से है, ये मुख्य विकर्ण हो गया, इसके ऊपर के सारे अवयव शून्य हैं, नीचे के अवयव हैं, तो उससे बेटा हम निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। यहां पर देखो नीचे की तरफ त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, सो ये ऊपरी त्रिभुजीय और निम्न त्रिभुजीय अवयव होते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम शून्य अवयव के बारे में कि शून्य या रिक्त अवयव क्या होता है। सो ये बेटा एक ऐसा वर्ग अवयव होता है, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ए हमारे पास अवयव 0 0 0 0, तो ये बेटा 2 गुणा 2 क्रम का एक शून्य अवयव है। बी अवयव हमारे पास है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये बेटा 3 गुणा 3 क्रम का एक शून्य अवयव है। ठीक है, और बच्चों शून्य अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास ओ अवयव है 2 गुणा 2 क्रम का, ये हमारे पास ओ अवयव है 3 गुणा 3 क्रम का शून्य अवयव। इसी को हम रिक्त अवयव भी कहते हैं, क्योंकि देखो सारे अवयव शून्य हैं, रिक्त हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये बच्चों हमने बात की अवयव के प्रकारों के बारे में। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है अवयवों की समानता। अब जैसे बेटा आप लोगों ने समुच्चयों की समानता के बारे में पढ़ा है, फलनों की समानता के बारे में पढ़ा है, सेम ऐसे ही अवयवों की भी समानता होती है। अब देखो बच्चों, समानता हम किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच कर सकते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच हम समानता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास दो अवयव होंगे। अब दो अवयव समान कब कहे जाएंगे? ठीक है, तो यहां पे लिखिए दो अवयव समान होंगे। इसकी बेटा दो शर्तें हैं। पहली शर्त, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। ओके, और दूसरी चीज, दोनों के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी बेटा, तब दोनों अवयव समान कहे जाएंगे। ठीक है, तो अवयव की समानता की दो शर्त होती है कि दोनों की कोटि भी समान होनी चाहिए और संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। संगत अवयव का मतलब है कि पहले अवयव की पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव दूसरे अवयव की पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होनी चाहिए। पहले अवयव के एमवी पंक्ति एनवें स्तंभ के अवयव दूसरे अवयव के एमवी पंक्ति एनवें स्तंभ के अवयव के बराबर होना चाहिए। ये बेटा इसका मतलब है। क्लियर? ठीक है, अब देखो इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के बेटा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको कोई दो अवयव को बराबर दे देगा और कुछ अज्ञात राशियों के मान
निकलवाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो दो अवयव समान है, मतलब संगत अवयव बराबर होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2a + b बराबर 4 होगा, a - 2b बराबर -3 होगा। तुलना करने पर 5c - d बराबर 11 होगा, 4c + 3d बराबर 24 हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये आपके पास दो चरों का एक रैखिक समीकरण युग्म है, आपको इसे हल करना है, और हल करना आपने 10वीं क्लास में ऑलरेडी सीख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2a + b बराबर 4 है, a - 2b बराबर -3 है। एक काम करता हूँ, इधर 2 का गुणा कर देता हूँ, तो क्या 4a + 2b बराबर में 8, जोड़ दे दोनों को, ये खत्म, 5a बराबर 5 आ जाएगा। सो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 1, a का मान किसी भी समीकरण में रखिए, b का मान 2 हो जाएगा। सेम ऐसे बेटा आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ऐसा करो, इसमें 3 का गुणा कर दो, तो क्या 15c - 3d बराबर में 33, इसको लिख दो 4c + 3d बराबर 24, दोनों को जोड़ो, 19c बराबर में 57 हो जाएगा, c का मान आ जाएगा 3, c का मान 3 किसी भी समीकरण में रखो, d का मान आ जाएगा 4। सो इसका मतलब यहाँ पर a बराबर 1 आया, b बराबर 2 आया, c बराबर 3 आ गया, d बराबर 4 आ गया। ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था, और इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। और एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर बेटा आपको निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। पहले का देखो, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में तुलना करें, सो y बराबर 4 हो जाएगा, z बराबर में 3 हो जाएगा, x बराबर में 1 हो जाएगा। हो गया सॉल्व पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पर देखो x + y बराबर 6 हो जाएगा, 2 2 समान है, 5 + z बराबर 5 हो जाएगा, मतलब z बराबर 0 आ जाएगा, एंड x y बराबर में 8 हो जाएगा। अब देखो x और y के मान क्या होंगे, तो यहाँ पर बेटा x और y के 2 मान आएंगे, x बराबर 4 y बराबर 2, या x बराबर 2 y बराबर में 4, ये बेटा 2 मान आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे दूसरा सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ तीसरे पर, तीसरे में तुलना करें, सो x + y + z बराबर हो जाएगा 9 के, x + z बराबर होगा 5 के, एंड y + z बराबर हो जाएगा 7 के। देखो x + z का मान यहाँ पे रखोगे तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 4, y का मान 4 यहाँ पे रखोगे, z का मान आ जाएगा 3, 4 3 7, x का मान आ जाएगा 2। तो ये बेटा हमारे पास x y z के मान आ गए। ठीक है, सो इस प्रकार से बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 में दे रखे हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 को आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए बेटा अब आज की हमारी इस पहली क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की इस क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा, और यार आप लोग प्लीज़ इस क्लास को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, अब चलिए आज की क्लास को समाप्त करने से पहले एक बार मैं आपको और फिर से याद दिला देता हूं कि डाउटनेट पर बेटा मानसून सेल चल रही है, मेगा मानसून सेल। ठीक है, जिसके अंदर आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th के सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% का ऑफ मिल रहा है, और ये सेल है मात्र 7 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में। ठीक है, इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है MONSOON50। ठीक है, और यदि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो कॉल कर सकते हो आप 012471158250 नंबर पर। ठीक है, 012471158250 आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ओके, चलिए इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं कि डाउटनेट पर बहुत जल्दी अभी क्लास 12th का एक न्यू VIP कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है विजेता बैच। तो आप में से यदि किसी बच्चे ने कोई VIP कोर्स नहीं खरीद रखा है डाउटनेट का, तो अभी के अभी विजेता कोर्स को ले लीजिए, क्योंकि उस पर 50% का ऑफ भी चल रहा है। ठीक है, चलिए बेटा अब इस क्लास को हम पे समाप्त करते हैं। आप सब लोगों से मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ यार मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना फीडबैक इस क्लास के कमेंट में मुझे देख करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और क्या आप इस तरह की और भी क्लासेस चाहते हो। जल्दी से आप सब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। ठीक है,
चलिए बच्चों, अब आज की इस क्लास को पे स्टॉप करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ रहे। बाय बच्चों।